लॉ ऑफ टॉट्स में हम आज एक नया टॉपिक कर रहे हैं, प्रतिनिधिक दायित्व। सामान्य रूप से तो क्या होता है कि जो टॉट्स की लायबिलिटी होती है उसके लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार होता है जिसने वो अकृत्यपूर्ण कार्य किया है। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि जब कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अकृत्यपूर्ण कार्य के लिए दायी होता है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य के लिए कब दायी होगा, तो इसे हम कहेंगे प्रतिनिधिक दायित्व। तो इसमें विशेष स्थान जो होता है स्वामी का आता है, जो अपने नौकर के लिए यानी सेवक के द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए कानूनी रूप से दायी होता है। सेवक के अपकृत्य के लिए जैसे स्वामी का दायित्व होता है, या फिर एजेंट के अपकृत्य के लिए उसके मालिक का, प्रिंसिपल का दायित्व होता है, या फिर जैसे फर्म के भागीदारों का एक दूसरे के लिए प्रतिनिधिक दायित्व होता है, तो इसे हम कहते हैं प्रतिनिधिक दायित्व। तो सामान्य ने भी इसके संबंध में कहा है कि साधारणतः व्यक्ति अपने कृत्य के लिए ही दायी होता है, यानी जो व्यक्ति खुद अपना काम करता है वही दायी होता है। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रतिनिधिक दायित्व कैसे उत्पन्न होता है। 3 परिस्थितियां हैं कि प्रतिनिधिक दायित्व उत्पन्न होता है। सबसे पहला है अनुसमर्थन से, फिर है विशेष संबंध के कारण, और फिर है दुष्प्रेरण से। आइए पहले इसे हम समझ लेते हैं। अनुसमर्थन से यानी रेटिफिकेशन करता है। अनुसमर्थन यानी कि कोई व्यक्ति किसी अन्य द्वारा कोई कार्य किया गया है जो कि बिना उसकी सहमति के किया गया है, बिना किसी प्राधिकार के किया गया है, तो बाद में उस कार्य के लिए अगर वह अनुसमर्थन कर देता है तो वह व्यक्ति उस कार्य के लिए जिम्मेदार हो जाता है। लेकिन ये जरूरी है, कुछ इसकी शर्तें हैं। ये शर्तें पूरी होती है तभी हम कह सकते हैं कि अनुसमर्थन द्वारा वह व्यक्ति प्रतिनिधिक दायित्व के तहत दायित्वाधीन होगा। कि सिर्फ पश्चातवर्ती कार्यों के लिए, यानी कि जो पहले कर दिए गए हैं, पश्चातवर्ती अनुसमर्थन ही होगा, यानी कि पहले जो काम किया गया उसका बाद में अनुसमर्थन होता है, और उन्हीं का पश्चातवर्ती अनुसमर्थन होगा जो कि मालिक की ओर से किया गया, मतलब उसकी ओर से किया जाना जरूरी है। फिर यह है कि अनुसमर्थन करने वाले व्यक्ति को उस जो कार्य है, उस कार्य की जो अकृत्यपूर्ण प्रकृति है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही अनुसमर्थन स्पष्ट होना चाहिए, और गैर कानूनी कार्य का, गलत और गैर कानूनी कार्य का अनुसमर्थन कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये कुछ शर्तें अनुसमर्थन के लिए होनी जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि विशेष संबंध के कारण प्रतिनिधिक दायित्व कब उत्पन्न होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि दो व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को अपकृत्य के लिए दायी ठहराया जा सकता है। जैसे कि पहले मैंने बताया स्वामी और सेवक का संबंध, मास्टर और सर्वेंट, स्वामी और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का, स्वतंत्र ठेकेदार का, प्रिंसिपल एजेंट का, कंपनी और उसके डायरेक्टर, फर्म और उसके पार्टनर्स, गार्जियन उसके वार्ड्स, और हस्बैंड वाइफ। ये सब विशेष संबंध के कारण प्रतिनिधिक दायित्व उत्पन्न होते हैं। और दुष्प्रेरण के कारण तो जैसे एक व्यक्ति किसी का दुष्प्रेरण करता है तो दुष्प्रेरित द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं तो वे कार्य दुष्प्रेरक द्वारा किए गए माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रतिनिधिक दायित्व का आधार क्या है, किस आधार पर दूसरे व्यक्ति को दायी ठहराया जाता है। इसके 2 बेसिक आधार हैं, क्योंकि कि दूसरे के माध्यम से कार्य करने वाला ही असली करता है, कोई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। क्योंकि जो जिसकी ओर से किया गया है
जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने स्थान पर कार्य करवाता है, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है, जो कार्य करवा रहा है, वह दूसरे व्यक्ति को ये स्वतंत्रता देता है कि परिस्थिति के अनुसार वो निर्णय लेकर कार्य करे। इसलिए दूसरे के माध्यम से कार्य करने वाला ही असली कर्ता होता है। एक है कि प्रधान व्यक्ति ही उत्तरदायी है, यानी रिस्पोंडेंट सुप्रियो। आदेश जो व्यक्ति दे रहा है, आदेशित कार्य स्वामी द्वारा किए गए समझे जाएंगे। इस तरह से प्रधान व्यक्ति ही दायी होगा। इसका एक अच्छा केस लो है इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस शेटवेल का केस है। तो इसमें मालिक के निर्देशन में कार्य किया गया था और सेवकों द्वारा जो कार्य किया गया था उससे विस्फोट हुआ था। तो इस केस में न्यायालय ने प्रातिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के संबंध में इम्पोर्टेंट कथन कहे थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपको स्वामी और सेवक के संबंध के बारे में बताएंगे। स्वामी और सेवक का दायित्व कब उत्पन्न होता है, स्वामी कब माना जाता है, नियंत्रण कैसे होता है, नियंत्रण की कसौटी वगैरह, ये सब हम, और इसके साथ ही इसकी इम्पोर्टेंट और केस लॉज भी हम साथ में देखेंगे। थैंक यू।